तो हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का एरोमेटिक क्लास के यूट्यूब चैनल पे। मैं आपका अपना फिजिक्स कोच आकाश कबरार एक बार फिर से आपके लोगों के बीच में आ गया हूँ अगला फिजिक्स का लेक्चर लेके, जिसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो इससे पहले मैंने एक क्लास ली थी जिसमें हमने डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में पढ़ा था, डायमेंशंस के बारे में पढ़ा था। बहुत सारे क्वांटिटीज के डायमेंशन मैंने निकलवाए भी थे। क्लास थोड़ी लंबी हो गई थी लेकिन ठीक है। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो जाइए उसको पहले पूरा देख के आइए, फिर यहाँ पर मिलिएगा मुझसे, ठीक है। तो एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस में थोड़ी बात मैंने कल की थी, वहीं से बात को स्टार्ट करते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस में हम क्या-क्या करते हैं। तो जो सबसे पहला पॉइंट है उसको हम बोलते हैं कन्वर्जन ऑफ यूनिट। पहला एप्लीकेशन क्या करते हैं, किसी भी एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना, एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करना, ये हम कैसे कर लेते हैं, डायमेंशन एनालिसिस के यूज से ये कर सकते हैं। दूसरा मैंने तरीका बताया था कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है, इस तरीके से हम ये चेक कर सकते हैं कि जो फॉर्मूला हम पढ़ रहे हैं वो सही है या नहीं, ठीक है। उसको हम डायमेंशनली सही या गलत देख सकते हैं, ठीक। थोड़ी बहुत बातें उस पे करेंगे। फिर उसके बाद हम बात करने वाले हैं रिलेशन बिटवीन टू डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में आपस में क्या रिलेशन होता है, हम उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना पहला टॉपिक, ठीक। तो जो पहला टॉपिक है, उस पहले टॉपिक में हम बात करने वाले हैं कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स की। किसकी बात करने वाले हैं, कन्वर्जन कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। अच्छा, इसकी बात करने से पहले मैं एक बात पहले इससे थोड़ा सा पहले एक बात और डिस्कस करते हैं, ठीक है। जो कि ये मैंने 2 क्यों लिख दिया है, पहला पॉइंट, ठीक। तो इसकी बात करने से पहले मैं आप लोगों को लेकर चलता हूं एक दूसरा टॉपिक पे, थोड़ी सी डिस्कशन, क्योंकि वहीं से हम इस बात को समझेंगे। वो है फाइंडिंग यूनिट फाइंडिंग यूनिट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, फाइंडिंग यूनिट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी विथ द हेल्प ऑफ डायमेंशन। यानी कि डायमेंशंस के बेसिस पे हम किसी भी क्वांटिटी की यूनिट को पता करने वाले हैं। कैसे करते हैं, आइए मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे फोर्स। फोर्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी, हाँ भैया सही बात है। कैसी क्वांटिटी है, डिराइव्ड क्वांटिटी है, डिराइव्ड क्वांटिटी। अब ये जो डिराइव्ड क्वांटिटी है, हम इसकी बात कर रहे हैं कि ये जो इसके फोर्स जो है वो किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहली बात करें तो फोर्स डिपेंड करता है मास पे। दूसरी बात करें तो फोर्स डिपेंड करता है लेंथ पे। और तीसरी बात करें तो फोर्स डिपेंड करता है टाइम पे। यानी कि कुल मिला जुला के 3 चीजों पर ये डिपेंड करता है, मास पे, लेंथ पे, टाइम पे। तो अगर मैं इसकी यूनिट में एमकेएस सिस्टम में लिखना चाहूं तो एमकेएस सिस्टम में इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मास की यूनिट होती है एमकेएस सिस्टम में केजी, लेंथ की होती है मीटर, और टाइम की होती है सेकेंड। और फोर्स का जो डायमेंशन है, फोर्स का डायमेंशन होता है MLT-2। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, MLT-2। तो यहाँ पर अगर मैं यूनिट्स पुट करूं तो इसकी यूनिट क्या बन जाएगी, इसकी यूनिट हमारे पास बन जाएगी केजी, मीटर और सेकेंड इनवर्स का स्क्वायर। फोर्स की ये यूनिट है। किस सिस्टम में मैंने बताया, एमके सिस्टम में। एसआई सिस्टम में भी ये यूनिट हो जाएगी, बहुत अच्छी बात है। अगर मैं लिख देता हूँ ये एमके सिस्टम। अगर मैं बोलूँ सीजीएस सिस्टम में लिखना चाहते हैं तो सीजीएस सिस्टम में इसकी यूनिट क्या हो जाएगी देखो, सीजीएस सिस्टम में मास यूनिट होती है ग्राम, मीटर की लेंथ की यूनिट होती है सेंटीमीटर, और टाइम की यूनिट होती है सेकंड। तो सीजीएस सिस्टम में फोर्स की यूनिट क्या हो जाएगी, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये एमके सिस्टम हो गया। ये कौन सा सिस्टम, सीजीएस सिस्टम। एफपीएस सिस्टम में भी लिख सकते हैं, ठीक है। एफपीएस सिस्टम में मास यूनिट होती है पाउंड, इसकी होती है फुट लेंथ की, और पाउंड, फुट और सेकंड इनवर्स का स्क्वायर किसमें हो जाएगा, एफ
एमपीएस सिस्टम में। समझ में आया क्या? दूसरा एग्जांपल, एक और एग्जांपल से इस बात को समझ लेते हैं। जैसे मान लो कि हम बात कर रहे हैं पावर की, तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है? एनर्जी अपॉन में टाइम। एनर्जी की यूनिट को हम बोलते हैं कि ये जूल है और ये सेकेंड है। एसआई सिस्टम में बोलते हैं नहीं बोलते हैं। अगर डायमेंशन की बात करें तो ये हो जाएगा mL2t-2 अपॉन में सेकेंड का हो जाएगा t। ठीक है, तो हमको डायमेंशन मिलता है mL2t-3। ठीक, ये सब डायमेंशन की बातें अगर किसी को समझ ना आ रही हो तो आप पिछले लेक्चर में जाके देख सकते हैं। ये सारी की सारी बातें वहीं से उठाई जा रही है। ठीक है, देखो, तो अगर डायमेंशन इसका लिखना स्टार्ट करें एमकेएस सिस्टम में, एमकेएस सिस्टम में डायमेंशन लिखना स्टार्ट करें, तो मास की यूनिट क्या हो जाएगी? केजी। लेंथ की हो जाएगी मीटर, तो केजी मीटर स्क्वायर, और टाइम की हो जाएगी सेकंड, तो सेकंड माइनस 3। किस सिस्टम में हो गई भैया? ये हो गई एमकेएस सिस्टम में। ठीक है, और बात करते हैं अगर मैं इसको सीरियस सिस्टम लिखना चाहूँ तो मास यूनिट हो जाएगी ग्राम, लेंथ की हो जाएगी सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का स्क्वायर, और टाइम की हो जाएगी सेकंड। समझ में आया कि नहीं है? तो इस तरह से हम पावर की यूनिट भी निकाल सकते हैं। तो अलग-अलग किसी भी सिस्टम ऑफ यूनिट में अगर आपको यूनिट निकालनी हो, आप डायमेंशन की मदद से उसको निकाल सकते हैं। क्या बात समझ में आई है कि नहीं आई है? चलो, बहुत अच्छी बात है। तो अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे जिसको हम पढ़ रहे थे। मैंने बोला था कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, ठीक है? कन्वर्जन ऑफ यूनिट। मैं किसी भी क्वांटिटी को, जब भी किसी क्वांटिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो उस क्वांटिटी को हम रिप्रेजेंट करते वक्त एक न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू में यूनिट, इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। मैं समझाता हूँ इस बात को। नंबर और यूनिट, जैसे कि मैं पूछूं किसी का कि मास बताओ किसी चीज का, बोलोगे 2 केजी। ठीक है, ऐसे एग्जांपल लिया है मैंने। अब इस 2 केजी में ये जो दो है, ये क्या है? ये एक नंबर है, और ये केजी क्या है? ये जो केजी है ये यूनिट है, और ये 2 केजी मिलके क्या बनी है? एक क्वांटिटी। ठीक है, तो किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है कि हम नंबर और यूनिट को मल्टीप्लाई कर देते हैं। नंबर से यूनिट को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको क्या मिल जाता है? क्वांटिटी मिल जाती है। ठीक, अब हम कन्वर्ट भी तो कर सकते हैं एक यूनिट को दूसरे यूनिट में। तो कन्वर्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं कि हम केजी को किस में बदल दें? ग्राम में। ठीक है, या फिर सेंटीमीटर को किस में बदल दें? मिलीमीटर में। ठीक है, तो जब हम यूनिट बदलते हैं तो एन की वैल्यू बदलती है, यानी कि नंबर बदलता है। यू चेंज करने से एन चेंज होता है, लेकिन जो क्वांटिटी है उस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। या फिर टू बी वेरी क्लियर, मैं क्वांटिटी की जगह लिख देता हूं मैग्नीट्यूड ऑफ क्वांटिटी। मैग्नीट्यूड ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ क्वांटिटी, ये क्या होता है? कांस्टेंट। ठीक, ये न तो यूनिट पे डिपेंड करता है, न ही नंबर पे डिपेंड करता है। हम यूनिट को बढ़ाएं घटाएं, नंबर को बढ़ाएं घटाएं, दोनों के बढ़ाने घटाने से जो क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर रहे हैं या जो मैग्नीट्यूड आया है उस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा और क्लियर करता हूं, ध्यान से देखो। जैसे कि मान लेते हैं कि अपनी एक स्केल है ये। ठीक है, ये एक स्केल है और हम किसी चीज की लेंथ मेजर करने जा रहे हैं। देखो, तो ये लेंथ कितनी आई? 9.80 सेंटीमीटर। कितनी थी? 9.80 सेंटीमीटर। ठीक, ये इस लाइन की लेंथ। समझ में आया? अब ये 9.80 सेंटीमीटर जो ये लेंथ है, अगर मैं चाहूं कि इसको मैं मिलीमीटर में कन्वर्ट करूंगा या फिर मैं चाहूं तो इसको मीटर में कन्वर्ट करूंगा, दोनों चीजें कर सकते हैं। तो जब मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 98 मिलीमीटर, या लिख सकते हैं 98.0 मिलीमीटर, सिग्निफिकेंट डिजिट्स को ध्यान में रखते हुए। और अगर मुझे मीटर में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे? 9.80 इंटू 10 रेज़ टू पावर -2 मीटर।
ठीक है? अगर इसको न्यूमेरिकल वैल्यू के फॉर्म में लिखना चाहे तो 0.098 मीटर। ध्यान से देखो तो मिलीमीटर सबसे छोटी यूनिट है, सेंटीमीटर उससे बड़ी यूनिट है और मीटर उससे बड़ी यूनिट है। समझ में आया? तो जब मिलीमीटर में नाप रहे थे तो जो मैग्नीट्यूड आया था वो 98.0 आया था। जब सेंटीमीटर में नाप रहे थे तो 9.80 आया था और जब मीटर में नाप रहे थे तो 0.098 आया था। ठीक है? यानी कि अगर ध्यान से देखो तो यूनिट बड़ी तो मैग्नीट्यूड छोटा, यूनिट छोटी तो मैग्नीट्यूड बड़ा। समझ में आया? तो ये जो NU बराबर क्या बोला था मैंने कांस्टेंट, अगर यहां से भी देखोगे तो n बराबर क्या हो जाएगा कांस्टेंट अपॉन में u, यानी n इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू u। समझ में आया? यानी कि यूनिट को बड़ी करेंगे तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो कम हो जाएगी और यूनिट छोटी रखेंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी आएगी। क्या यहाँ तक क्लियर है? कोई दिक्कत? बहुत अच्छी बात है। तो जब हम कन्वर्जन ऑफ यूनिट करते हैं तो कन्वर्जन ऑफ यूनिट करते वक्त हम इन्हीं बातों का ख्याल रखते हैं। जैसे कि मान लेते हैं मान लेते हैं कि एक यूनिट एन यू, मैंने एक क्वांटिटी मेजर की क्यू, ठीक है? तो उसको मैंने मेजर किया किसमें एन यू में मैंने लिखा, ठीक है? अब इसको कन्वर्ट करने वाले हैं N1U1 लिख देते हैं। सबसे बढ़िया क्या लिखा मैंने N1U1, ठीक है? और मैंने इसको कन्वर्ट किया दूसरी यूनिट में तो वहां पर N2U2 आया, ठीक है? U1 U1 जो है वो यूनिट है किसी दूसरे सिस्टम में और U2 जो है ये यूनिट है किसी दूसरे सिस्टम में। समझ में आया? तो N1U1 N2U2 हमको पता है कि अगर U1 बड़ा होगा तो N1 छोटा होगा, N2 बड़ा होगा तो U2 छोटा होगा। खैर हमको N1U1 की वैल्यू पता थे। बोला गया कि अगर हम U1 को U2 में कन्वर्ट कर दें तो N2 की वैल्यू क्या होगी? समझ में आया? N2 की वैल्यू हमसे पूछी जा रही। तो ध्यान से देखो यहाँ पर N2 बराबर क्या हो जाएगा N1U1 अपॉन में U2। यहाँ तो कोई दिक्कत है क्या? N1U1 अपॉन में U2, अरे कुछ नहीं किया गया भैया, U2 को इधर भेज दो, इधर मल्टीप्लाई है, इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो U2 को मैंने डिवाइड कर दिया। अब मान लेते हैं कि U1 को अगर डायमेंशनल फॉर्म में लिखना चाहे तो यूनिट है, उस यूनिट का कुछ डायमेंशन होगा, डायमेंशन पे डिपेंड कर रहा होगा। तो ये N2 बराबर क्या हो जाएगा? N2 बराबर हो जाएगा N1, N2 बराबर हो जाएगा यहाँ से N1 ब्रैकेट में U1 अपॉन में U2, ठीक है? तो U1 को मैं रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ किस फॉर्म में? डायमेंशन के फॉर्म में। तो यहां से देखो U1 के N2 बराबर हो जाएगा N1। U1 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? M के पावर A, L की पावर B और T की पावर C। समझ में आया? इसको M1, L1 और T1 लिख देते हैं। M1 की पावर A, L1 की पावर B, T1 की पावर C। ये हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला किसका? U1 का। अच्छा U2 भले ही दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में है पर क्वांटिटी तो वही है ना। अरे यार मैं मीटर में नापू चाहे सेंटीमीटर में नापू चाहे मिलीमीटर में नापू, एक्चुअली में मेजर क्या कर रहे हैं? लेंथ। ठीक है, चाहे केजी में नापू या ग्राम में नापू तो हम क्या मेजर कर रहे हैं? मास। तो क्वांटिटी तो वही है और अगर क्वांटिटी नहीं बदली है तो डायमेंशन नहीं बदला होगा, यानी कि M2 के पावर भी क्या होगा? A, L2 के पावर भी क्या होगा? B, T2 के पावर भी क्या होगा? C। समझ में आया कि नहीं आया? तो अगर हम इसको देखें ध्यान से तो N2 बराबर क्या हो जाएगा? N2 बराबर हो जाएगा N1, M1 अपॉन में M2 की पावर A। बेस सेम है, पावर सॉरी बेस अलग है, पावर सेम, ठीक है? यहाँ पर हो जाएगा L1 अपॉन में L2 की पावर B और यहाँ में हो जाएगा T1 अपॉन T2 की पावर C। ध्यान रखना जब भी यूनिट कन्वर्जन पूछा जाएगा कि इस यूनिट से इस यूनिट में, हो सकता है कई बार नई यूनिट भी बदल दी जाती है कि जैसे बोल दिया कि मान लो मैं मास की यूनिट 100 ग्राम मानती हूँ, लेंथ की यूनिट 10 ग्राम मानता हूँ, टी की यूनिट 50 सेकेंड मानता हूँ या 1 मिनट मानता हूँ। कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन जब भी आए उसको इस पैटर्न पे करना है तब क्वेश्चन हो जाएगा, वरना बहुत सारी गलतियां आप छोटी-मोटी कर सकते हैं। तो फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ। फॉर्मूला क्या लिखें?
फॉर्मूला लिख देते हैं, फॉर्मूला लिख देते हैं N2 इक्वल्स टू N1 ब्रैकेट में M1 अपॉन M2 की पावर A, L1 अपॉन L2 की पावर B, T1 अपॉन T2 की पावर C, और ऐसे जितने भी आगे जुड़ते जाएंगे हम उनको लिखते जाएंगे। समझ में आया? तो हमारा जो पहला एप्लीकेशन था कन्वर्जन ऑफ यूनिट वो तो समाप्त हो गया। अब हम बात करेंगे दूसरे एप्लीकेशन की। इसके जो क्वेश्चन है ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन अगले वीडियो में पूरे टॉपिक का क्वेश्चन एक साथ आपको कराया जाएगा प्रैक्टिस। उस क्वेश्चन को आप जरूर देखिएगा। मैं इसमें क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, केवल टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। अगली बात पे चलते हैं। जो दूसरा एप्लीकेशन था वो दूसरा एप्लीकेशन क्या था? दूसरा एप्लीकेशन था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी of dimensional analysis of dimensional analysis। ठीक, अब ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बता रहा है? क्या बता रहा है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी? पूछने से पहले मैं एक सवाल और पूछता हूं। मैं बोलूं कि 10 केजी में 5 केजी और ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? बोलो क्या लल्लू सवाल पूछ रहे हो मास्टर, 15 केजी हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है। मैं बोलूं 4 किलोमीटर में 2 किलोमीटर और ऐड कर दो, क्या हो जाएगा? 6 किलोमीटर हो जाएगा। हाँ, ऐसे बहके-बहके सवाल पूछने का मन कर रहा है मेरा, नथिंग खास, कुछ भी नहीं। मैं बोल रहा हूँ कि 4 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर को और बढ़ा दो, इंक्रीज कर दो, इंक्रीजेस बाय 10 डिग्री सेल्सियस, तो जो टेम्परेचर वो कितना हो जाएगा? 14 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुविधा, कष्ट, परेशानी नहीं? बहुत अच्छी बात। लेकिन मेरा जो अगला क्वेश्चन है उसका आंसर बताइए। 10 केजी में 2 किलोमीटर प्लस 4 डिग्री सेल्सियस जोड़ दें तो आंसर क्या है? 10 केजी प्लस 2 किलोमीटर प्लस 4 डिग्री सेल्सियस का आंसर क्या आएगा? नहीं समझ में आ रहा है? ये क्वेश्चन इनवैलिड है, क्वेश्चन ही इनवैलिड है, क्वेश्चन ही गलत है। हर चीज का आंसर ना निकाला करो। कभी-कभी कुछ-कुछ सवाल ऐसे होते हैं ना जिनका आंसर निकालने से पहले क्वेश्चन को ही जांच लिया करो कि क्वेश्चन जो पूछा गया है वो क्वेश्चन सही है भी सही कि नहीं। ठीक है? हमेशा सेल्फ डाउट में नहीं रहते हैं। हमेशा जो स्टूडेंट होते हैं वो हमेशा सेल्फ डाउट में रहते हैं, हमेशा खुद पर शक करते रहते हैं। नहीं, जब तक खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, तब तक फिर आप क्या करोगे? आपको डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, समझो ना। आप क्या बनना चाहते हो? विदाउट कॉन्फिडेंस आप क्या बन जाओगे? अगर कोई डॉक्टर बना है और कोई पेशेंट उनके सामने आया और बोला कि डॉक्टर साहब देखिए बहुत बीमार है, लग रहा है कि अब बचे-वचेंगे नहीं, तो डॉक्टर भी बोलेगा अरे बाप रे बाप! हमको भी नहीं लग रहा है कि अब बच पाएँगे, बहुत डर लग रहा है, क्या किया जाए? वैसा इंसान के पास कोई जाएगा? कि ऐसा डॉक्टर हो कि जाए चुप रहो, क्यों नहीं जिंदा बचोगे? हम बचाएँगे। डॉक्टर वो होगा ना, जिसके पास जाके खुद कॉन्फिडेंस लो, खुद ही मरा हुआ आदमी वो क्या डॉक्टर बनेगा? या इंजीनियर है, उसको बोल दिया जाए कि ऐसा पुल बनाओ जो इतने सालों तक याद रखा जाए, वो बोलो, "ऐसा पुल तो हमने देखा ही नहीं, हम बना किसे देंगे?" अरे! तुमको नई चीज़ें क्रिएट करने के लिए दिया गया है, जो कभी नहीं हुआ है वही क्रिएट करना है तुमको ना, ठीक है? ये क्वेश्चन इनवैलिड है, ये क्वेश्चन गलत, समझे? क्यों गलत है? इसी का जवाब है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है? प्र प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है? कुछ नहीं कहता है। वही कहता है जो आप लोगों ने शुरू के 3 क्वेश्चन में किया था। 10 केजी 5 केजी को आराम से जोड़ लिए थे। 4 किलोमीटर 2 किलोमीटर को आराम से जोड़ लिया था। 4 डिग्री सेल्सियस 10 डिग्री सेल्सियस को आराम से जोड़ लिया था। लेकिन जब ये क्वेश्चन पूछा गया, मुँह बना के बैठ गए कि इसका आंसर तो नहीं पता। क्यों मुँह बना के बैठ गए? मुँह बना के इसीलिए बैठ गए क्योंकि इसको जोड़ा नहीं जा सकता है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यही कहता है, अगर 2 क्वांटिटीज आपस में जोड़ी या घटाई जा रही हो, उनका डायमेंशन सेम होना चाहिए।
समझ में आया? और ये यूनिवर्सल लॉ है, इसका कहीं पे भी एक्सेप्शन मिलेगा नहीं, मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है? कहीं पे भी एक्सेप्शन नहीं मिलेगा। जहाँ पर एक्सेप्शन मिल रहा हो, समझ लेना कि तुम्हारी समझ कम है, ठीक है? उसको वापस से एनालाइज़ करना, वापस से उसके बारे में सोचना कि क्या मैंने गलत सोचा है, क्योंकि कुछ तो तुमने गलत सोचा है, इस लॉ में कुछ भी गलती नहीं है, इस प्रिंसिपल में कोई भी गलती नहीं है। तो क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है? समझ में आया क्या होता है? लिख देते हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ ऑफ डायमेंशन tells us या states that if two or more than two if two or more than two quantities are to be added or subtracted, then their dimension must be same। ध्यान रखना, यहाँ पर यूनिट सेम रखने की बात नहीं हुई है। किसी ने ये नहीं बोला कि यूनिट सेम होनी चाहिए, यूनिट अलग हो सकती है। मैं 4 केजी में 10 ग्राम जोड़ सकता हूँ। क्यों जोड़ सकता हूँ? भले उनके यूनिट अलग है, पर उनका डायमेंशन सेम है। दोनों के डायमेंशन मास हो जाए, एम होगा, ठीक है? तो ये है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल में 1-2 एग्जाम्पल आपके सामने पेश करते हैं। जैसे कि हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू एम जी एच, कभी कभी बोला जाता है, या फिर बोला जा सकता है कि मैकेनिकल एनर्जी इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एम जी एच, ठीक है? ये फॉर्मूला में हाफ एम वी स्क्वायर और एम जी एच को जोड़ा गया है और सामने मैकेनिकल एनर्जी लिखी गई है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो इन दोनों का डायमेंशन सेम होना चाहिए। डायमेंशन 1, इसका डायमेंशन 2, और जोड़ने के बाद जो क्वांटिटी आ रही है उसका डायमेंशन भी इन दोनों के बराबर ही होना चाहिए। यानी कि डायमेंशन 1 should be equal to dimension 2 should be equal to dimension 3। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है? तो ये है कहानी, ये है कंडीशन, ठीक? अब निकाल के देख लेते हैं। एनर्जी का डायमेंशन हमने निकाला था, एम एल टी माइनस 2 होता है, ठीक है? हाफ एम वी स्क्वायर में एम का डायमेंशन हो जाएगा एम, वी स्क्वायर का क्या हो जाएगा? वी का होता है एल टी माइनस 1, एल टी माइनस 1 का स्क्वायर कर दो, ठीक है? प्लस एम मास है, एम हो जाएगा, जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एल टी माइनस 1 एल टी माइनस 2 हो जाएगा, और एच लेंथ है, वापस से क्या हो जाएगा? एल। जब ऐड करेंगे एम एल टू, एम एल टू टी माइनस 2 इक्वल टू, यहाँ पर देखो एल टी माइनस 1 का स्क्वायर है तो हो जाएगा एम एल टू टी माइनस 2, प्लस यहाँ पर देखो एम है, ये एल इंटू एल एल टू हो जाएगा, फिर टी माइनस 2 हो जाएगा। दिखा क्या तीनों क्वांटिटीज का डायमेंशन सेम दिखा? दिखा कि नहीं दिखा? समझ में आया? तो यही है कहानी जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इसके भी क्वेश्चन बहुत सारे हैं जिसको आप कर सकते हैं। मैं कुछ क्वेश्चन लेके आऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर में मैं क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, ठीक है? अगली बात, अगला जो टॉपिक है जो हमको पढ़ना है वो है रिलेशन बिटवीन रिलेशन बिटवीन डिफरेंट रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है? इसकी बात करते हैं, कैसे फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में डिफरेंस निकालते हैं। आओ, जैसे कि क्या बोला जाता है, मान लेते हैं कि बोला जा रहा है, हाँ
इस क्वेश्चन को करने के लिए या इन टॉपिक को पढ़ने के लिए वी शुड नो दैट द क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन व्हाट फैक्टर। ठीक है, अगर हमको ये नहीं पता होगा कि वो क्वांटिटी किन किन चीजों पर डिपेंड करती है तो हम ये फॉर्मूला कभी भी लगा नहीं पाएंगे। समझ में आया? ठीक है, तो अगर इस लॉ को अप्लाई करना होगा तो इस लॉ को अप्लाई करने की शर्त है एकदम 100% गार्ड बांध के ये लिख लेना कि जब तक हमको ये पता नहीं होगा कि इन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, हाँ, जैसा कि एक एग्जांपल से मैं बता देता हूँ कि मान लो टी टी है टाइम। बोला जा रहा है कि जो टी है वो के पे, एम पे, एल पे और जी पर डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? के पे, एम पे, एल पे और जी पे। के इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट। के क्या है? डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। ठीक है, डायमेंशन कई सारे कांस्टेंट भी डायमेंशनल हो सकते हैं। ठीक है, जैसे एच एक प्लैंक कांस्टेंट है, पर इसके एच क्या है? प्लैंक कांस्टेंट पर इसकी डायमेंशन होती है, ध्यान रखना। ठीक है, तो कुछ कांस्टेंट डायमेंशनलेस होते हैं, कुछ कांस्टेंट डायमेंशनलेस नहीं भी होते। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। हमको बोला गया कि ये है फॉर्मूला, अब इसको बताओ कि कैसे लिखेंगे। तो मान लेते हैं कि t इक्वल्स टू के, तो डायमेंशनलेस है, इसको रहने दो। मान लेते हैं कि ये m के पावर a पर डिपेंड करती है, l की पावर b पर डिपेंड करती है और g की पावर c पर डिपेंड करती है। ठीक है, यहाँ पर मैं प्रोपोर्शनल लिख देता हूँ और इसको हटा देता हूँ। a की पावर m पे, l की पावर b पे और g की पावर c पर डिपेंड करती है। अच्छा, k की पावर तो कुछ है ही नहीं, ये सॉरी इसका तो कोई डायमेंशन है ही नहीं, तो हमको ये पता होना चाहिए कि एम, एल और जी चाहे जो क्वांटिटीज हो, पर इनका सब मिला जुला के जो डायमेंशन है वो टी के बराबर आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का रूल है कि अगर इधर कोई फॉर्मूला लिखा गया है तो उसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन, दोनों का डायमेंशन बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो टी का डायमेंशन क्या होता है? टी का डायमेंशन तो टी होता है भैया। एम का डायमेंशन एम होता है, जिसका डायमेंशन लिखते जा रहा हो उसके ऊपर की जो पावर है वो लगाते जाओ। तो एम का डायमेंशन एम होता है, उसके पावर ए। एल का डायमेंशन एल होता है, उसकी पावर बी। और जी का डायमेंशन जो है वो होता है एल टी माइनस टू, ये है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? ठीक, समझे? अब देखो, ठीक है, तो यहां से हम क्या करते हैं, सारे सभी को हम ओपन कर देते हैं। तो ओपन करेंगे तो m की पावर a हो जाएगा, l की पावर देखो तो यहाँ पर b है और यहाँ पर l की पावर c भी है, तो यहाँ पर हो जाएगा b प्लस सी। बेस सेम हो तो पावर को क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। फिर उसके बाद ये क्या है? t की पावर -2 और ऊपर c भी है तो -2c हो जाएगा। ठीक है, अब t का डायमेंशन अगर मैं लिखना चाहूँ पूरा तो ये हो जाएगा m0 l0 t की पावर होगा m0 l0 t की पावर 1। क्या हो जाएगा? बराबर m a l की पावर b प्लस सी और t की पावर -2c। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो तो यहाँ पर m की पावर a है, यहाँ पर m की पावर 0 है। m की पावर 0 शुड बी इक्वल टू m की पावर a शुड बी इक्वल टू m की पावर 0, यानी कि यहाँ से a इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0। इसको और इसको कंपेयर करो तो एल की पावर बी प्लस सी इक्वल्स टू क्या है? यहाँ पर एल की पावर फिर से 0, यानी कि बी प्लस सी शुड बी इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0। यहाँ पर देखो टी की पावर क्या है? -2c, यहाँ पर टी की पावर क्या है? 1, यानी कि -2c शुड बी इक्वल टू 1, तो सी इक्वल टू क्या होना चाहिए? -1/2। अच्छा, सी का आंसर तो हमको मिल गया, ए का आंसर मिल गया, बी का आंसर हमको नहीं पता है, पर हमको पता है कि b प्लस सी शुड बी इक्वल टू 0 और यहाँ से c की वैल्यू रख दो तो -1/2 शुड बी इक्वल टू 0। -1/2 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि b बराबर क्या हो जाएगा? +1/2। ठीक है, तो अब हम जब फॉर्मूला बनाएंगे, ध्यान से देखो, तो जब हम फॉर्मूला बनाएंगे तो t बराबर हमने क्या लिखा था? k m की पावर a
एल की पावर बी और जी की पावर सी। ठीक है, बी की वैल्यू क्या आ गई 1/2 और सी की वैल्यू आ गई -1/2 और ए की पावर क्या थी 0। ठीक है, जब इक्वेशन में इसको पुट करते हैं तो टी बराबर क्या हो जाएगा के एम की पावर 0, एल की पावर 1/2 और जी की पावर -1/2। एम की पावर 0 है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1, हटा दो इसको। तो टी बराबर क्या हो जाएगा के एल और ये -1/2 है, नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा +1/2, इनके पावर 1/2 पूरा लिखा जा सकता है। ठीक है, तो जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा टी बराबर के √L/G। समझ में आया? ये था एल और जी और टी के बीच में रिलेशन निकालने का तरीका। के की वैल्यू अगर आपको पता हो तो ये एक फॉर्मूला ही बन जाएगा। मैं बता देता हूँ, के की वैल्यू 2 पाई होती है, तो टी बराबर क्या हो जाएगा 2 पाई √L/G। समझ में आया कि नहीं आया? इसी को बोलते हैं हाउ टू फाइंड रिलेशन बिटवीन टू डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। इसका एक और पैटर्न है क्वेश्चन बनाने का, मैं बता देता हूँ। उसको भी क्वेश्चन के साथ ही डिस्कस कर लेंगे। बोला जाता है कि एक नया सिस्टम ऑफ यूनिट बना रहे हैं और उस नई सिस्टम ऑफ यूनिट में हमारी जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं वो कुछ मान लो एक्स है, वाई है और जेड है। तो बताओ इस सिस्टम ऑफ यूनिट में मास का डायमेंशन क्या होगा? तो ध्यान रखना, क्वेश्चन करने का तरीका यही है कि मास का डायमेंशन, मान लो मास एक्स वाई जेड पर डिपेंड करता है, तो मास का डायमेंशन एक्स के डायमेंशन की पावर ए, वाई के डायमेंशन की पावर बी और जेड के डायमेंशन की पावर सी, इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो जब हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू और c इक्वल्स टू निकाल लेंगे। निकाल के इक्वेशन रख देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि नई सिस्टम ऑफ यूनिट में हम क्या बोलेंगे, उसका डायमेंशन हम क्या लिखेंगे। समझ गए? यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। हमको थोड़ी सी बात जाननी चाहिए, लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस की कुछ लिमिट्स। ठीक है, पहली लिमिट क्या है? पहली लिमिट ये है कि कैन नॉट फाइंड वी कैन नॉट फाइंड द वैल्यू ऑफ डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स इन द फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूले में डायमेंशनलेस कांस्टेंट के बारे में हमको कोई पता नहीं चल सकता। जैसे कि पिछले ही क्वेश्चन में मैंने के को लिया था, के इज अ डायमेंशनलेस कांस्टेंट, उसकी वैल्यू मुझे याद थी तो मैंने लिख दी, अगर नहीं याद होती तो मैं डायमेंशन वाले तरीके से तो उसको नहीं बता पाता। ठीक है, फिर उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट कि अगर क्वांटिटी में कुछ भी डायमेंशनलेस हुआ, जैसे कि रेशियो हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो गया, फिर मान लो कोई डायमेंशनलेस क्वांटिटी हो गई, तो हम उसकी वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। वी कैन नॉट डिराइव द फॉर्मूला वी कैन नॉट डिराइव द फॉर्मूला if it contains if it contains ratios or trigonometric function रेशियोज और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अगर रेशियो है या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो हम फिर उसको फाइंड नहीं कर सकते, उसका फॉर्मूला डिराइव नहीं कर सकते। तीसरी बात क्या है कि अगर किसी क्वांटिटी में 3 से ज्यादा डिपेंडेबल वेरिएबल्स हैं तो भी हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते। वी कैन नॉट सॉल्व एंड फाइंड द रिलेशन if a quantity if a quantity depends on more than more than three quantities more than three fundamental more than three fundamental quantities।
समझ में आया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत हो यहाँ तक तो बता दो। ठीक है? तो डायमेंशनल एनालिसिस की ये लिमिटेशंस ध्यान रखना है, इन लिमिटेशंस को क्वेश्चन करते वक़्त ध्यान रखना कि अगर हमको 3 से ज़्यादा वेरिएबल दिख रहे हैं तो समझ लेना कि क्वेश्चन कुछ और है, उसको सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है? तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अगले लेक्चर में मिलते हैं डायमेंशनल एनालिसिस के खूब ढेर सारे क्वेश्चन के साथ। ज़रूर देखना उस लेक्चर को और तब तक के लिए पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। इसका रिवीजन ज़रूर कर लेना क्वेश्चन की सीरीज़ देखने से पहले, तभी हमको क्वेश्चन समझ में आएगा, उसका फ़ायदा मिलेगा। ठीक है? धन्यवाद।